नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले लाभ और हानि के लगभग 50 हल किए गए सवालों का एक दस्तावेज है। अब हमारा मिशन यहाँ बैठकर गणित के सवाल हल करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम इसे एक अलग नजरिए से देखेंगे। सोचिए कि हम एक छोटा सा कारोबार, एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ये सवाल असल में उस बिजनेस की भाषा को समझने के नियम है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, मतलब ये व्यापार के फैसले हैं। सही है। तो आज हम इन सवालों के जरिए ये समझेंगे कि लाभ और हानि का खेल असल में कैसे काम करता है। हम देखेंगे कि कैसे कुछ बुनियादी सिद्धांत इन सभी अलग अलग दिखने वाले सवालों की जड़ में हैं। चलिए इस दुकान का शटर उठाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारी जटिल गणनाएं सिर्फ 3 स्तंभों पर टिकी हैं। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी जिस कीमत पर हमने माल खरीदा, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, जिस पर हमने बेचा, और अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस, यानी जो प्राइस टैग पर लिखा है। अच्छा, आज हम इन तीनों के बीच के रिश्ते को उजागर करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रतिशत का खेल मुनाफे की पूरी कहानी बदल देता है। ठीक है, तो हमारी दुकान खुल गई है। सबसे पहले बुनियादी हिसाब किताब समझते हैं। स्रोत में पहला उदाहरण है, हमने कोई चीज 500 रुपए में खरीदी और 600 रुपए में बेच दी। सीधा 100 रुपए का लाभ हुआ। स्रोत इसे 20% लाभ कहता है। वहीं एक दूसरा केस है, 800 रुपए की खरीद पर 720 की बिक्री हुई, यानी 80 रुपए का घाटा, जिसे 10% हानि कहा गया है। इन दोनों मामलों में ये प्रतिशत की गणना किसी एक खास नंबर के आधार पर ही हो सकती है ना? एग्जैक्टली। और यही व्यापार का पहला और सुनहरा नियम है। जब तक कुछ और ना कहा जाए, लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही की जाती है। वही हमारा 100% का आधार है, हमारी जमीन है। अच्छा, तो पहले केस में 100 रुपए के लाभ की तुलना 500 रुपए की लागत से हुई, जिससे 20% आया, और दूसरे केस में 80 रुपए के घाटे की तुलना 800 रुपए की लागत से हुई, जिससे 10% आया। ये समझना तो बहुत जरूरी है। ये वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिसके बिना सारी गणनाएं गलत हो जाएंगी। बिल्कुल, सब कुछ क्रय मूल्य से ही शुरू और खत्म होता है। ये वो लंगर है जिससे पूरा जहाज जुड़ा है। ठीक है, तो ये तो तब की बात है जब बिक्री हो चुकी है और हम हिसाब लगा रहे हैं। लेकिन एक बिजनेस ओनर के तौर पर हमें पहले से सोचना होगा। मान लीजिए हमें एक निश्चित प्रॉफिट चाहिए, तो हम कीमत कैसे तय करेंगे? यहीं पर स्रोत का सवाल नंबर 4 आता है, जो थोड़ा उल्टा है। इसमें बताया गया है कि 20% हानि पर किसी चीज को 400 रुपए में बेचा गया, तो उसे खरीदा कितने में गया था? ये उल्टा सोचने वाला सवाल है। यहाँ हमें नतीजे से शुरुआत पर पहुंचना है। हाँ, मेरा पहला इंस्टिंक्ट तो ये होगा कि 400 का 20% निकालूं, जो 80 रुपए होता है। हाँ। और उसे वापस 400 रुपए में जोड़ दूं। तो क्या क्रय मूल्य 480 रुपया था? और यही सबसे आम प्याज है, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक। हाँ। हमें ये याद रखना होगा कि 20% की हानि उस अंतिम विक्रय मूल्य पर नहीं, बल्कि मूल क्रय मूल्य पर हुई थी। अच्छा। तो वो जो 400 रुपए हैं, वो असल में मूल कीमत का बचा हुआ 80% हिस्सा है। 100% में से 20% तो डूब गए। तो समझ गए। तो समीकरण यह नहीं है कि 480 में से 80 घटाएं, बल्कि ये है कि किस नंबर का 80% हिस्सा 400 रुपए होता है। तो असल में 400 रुपए बराबर क्रय मूल्य का 80%। अब आप सही रास्ते पर हैं। तो पूरा 100% यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए हम 400 को 0.8 से भाग देंगे और जवाब आएगा 500 रुपए। इसी तरह स्रोत के एक और सवाल नंबर 9 में 30% लाभ पर विक्रय मूल्य 780 रुपए है। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि 780 रुपए जो हैं वो क्रय मूल्य का 130% है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम 780 को 1.30 से भाग देंगे, जो कि 600 रुपए आता है। वाह, ये दिखाता है कि अगर आप प्रतिशत के इस मूल संबंध को समझते हैं कि लाभ 100% में जुड़ता है और हानि घटती है, तो आप समीकरण के किसी भी हिस्से का पता लगा सकते हैं। आप सिर्फ हिसाब नहीं लगा रहे हैं, आप एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अब तक हमारी दुकान की कहानी में 2 ही किरदार थे, खरीद और बिक्री। लेकिन असल दुनिया में एक तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प किरदार भी है, जो प्राइस टैग पर लिखा होता है, अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस। और यहीं से व्यापार का असली मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। हाँ, क्योंकि अब ग्राहक भी कहानी का हिस्सा बन गया है। स्रोत में एक क्लासिक बिजनेस सिनेरियो है। सवाल नंबर 21। एक दुकानदार
10% की छूट देता है और उसके बावजूद 20% का लाभ कमाता है। ये सुनने में एक पैराडॉक्स जैसा लगता है। छूट देकर कोई लाभ कैसे कमा सकता है? ये एक बहुत ही सामान्य और स्मार्ट रणनीति है। छूट ग्राहकों को दुकान के अंदर खींच कर लाने के लिए है, लेकिन लाभ सुनिश्चित करना दुकानदार का असली लक्ष्य है। चलिए इससे एक और उदाहरण से समझते हैं। सवाल नंबर 24। यहाँ 20% की छूट देने पर भी दुकानदार को 25% का लाभ हो रहा है। अगर उस चीज का क्रय मूल्य यानी दुकानदार की लागत 400 रुपए है, तो उसने उस पर कीमत का टैग क्या लगाया होगा? यहाँ जो आकर्षक चीज है वो इन 3 मूल्यों के बीच का क्रम है। इसे समझना बहुत जरूरी है। दुकानदार पहले ये तय नहीं करता कि छूट कितनी देनी है, वो पहले ये तय करता है कि उसे अपनी जेब में कितना पैसा चाहिए। मतलब पहला कदम हमेशा लाभ तय करना है। बिल्कुल। चलिए सवाल नंबर 24 को ही तोड़कर समझते हैं। पहला कदम, लाभ की गणना। दुकानदार की लागत है 400 रुपए और उसे 25% का लाभ कमाना है। 400 रुपए का 25% हुआ 100 रुपए। इसका मतलब उसे वो चीज हर हाल में कम से कम 500 रुपए में बेचनी है। ये उसका लक्षित विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो उसकी बॉटम लाइन है 500 रुपए, लेकिन उसे ग्राहक को 20% की छूट का दिखावा भी करना है। तो क्या वो 500 रुपए पर 20% की छूट दे रहा है? नहीं, तब तो उसे घाटा हो जाएगा। सही पकड़ा। यहीं पर अंकित मूल्य का जादू काम आता है। दुकानदार को पता है कि उसे 500 रुपए चाहिए और ये 500 रुपए ग्राहक को 20% की छूट देने के बाद मिलने चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये 500 रुपए की रकम उस टैग वाली कीमत का केवल 80% है। समझ गई। तो असल में छूट ग्राहक के लिए है और अंकित मूल्य दुकानदार के लाभ को बचाने के लिए कवच है। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। तो अब हमें वो संख्या मतलब अंकित मूल्य निकालनी है जिसका 80% 500 रुपए होता है। एकदम सही। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए हम 500 को 0.8 से भाग देंगे और हमें मिलता है 625 रुपए। तो दुकानदार ने 400 रुपए की चीज पर 625 रुपए का टैग लगाया ताकि जब ग्राहक 20% की छूट यानी 125 रुपए कम करवाए तब भी दुकानदार को अपने तय किए में 500 रुपए मिल जाएं और उसका 25% का लाभ सुरक्षित रहे। छूट एक भ्रम है जो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। लाभ की गणना तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। ये तो कमाल का इंसाइट है। अब जब हमारी दुकान अच्छी चल रही है तो कुछ और जटिल मामलों पर नजर डालते हैं जहां कई चीजें एक साथ हो रही हैं। सोर्स में एक क्लासिक सवाल है, प्रश्न नंबर 17। एक दुकानदार 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदता है। एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 20% हानि पर। कुल लाभ या हानि क्या होगी? पहली नजर में तो यही लगता है कि कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये एक बहुत आम धारणा है। चलिए इसे जांचते हैं क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। मान लीजिए दोनों वस्तुएं 100 रुपए में खरीदी गईं, तो दुकानदार की कुल लागत हुई 200 रुपए। ठीक है, पहली वस्तु 20% लाभ पर बिकी तो उसका विक्रय मूल्य हुआ 120 रुपए। जी। दूसरी वस्तु 20% हानि पर बिकी तो उसका विक्रय मूल्य हुआ 80 रुपए। अब कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ? 120 रुपए जमा 80 रुपए यानी 200 रुपए। कुल खरीद भी 200 रुपए थी और कुल बिक्री भी 200 रुपए। हाँ। और इस स्थिति में जहां क्रय मूल्य समान है वहां वास्तव में कोई लाभ या हानि नहीं हुई। रुकिए, तो फिर हमारे स्रोत में प्रश्न 17 के हल में एक सूत्र, एक फॉर्मूला क्यों दिया है? 20 स्क्वायर 100 जिससे 4% हानि का जवाब निकलता है। ये तो हमारे नतीजे से बिल्कुल अलग है। और यही आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। यहाँ पर स्रोत सामग्री की एक बहुत बड़ी बारीकी को समझना होगा। ये जो 4% हानि वाला सूत्र है, ये तब लागू होता है जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस समान हो, क्रय मूल्य नहीं। अरे, हमारे दस्तावेज में दिया गया सवाल कहता है कि वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी गईं। अरे, तो इसका मतलब है कि स्रोत में दिए गए सवाल के लिए जो सूत्र लगाया गया है वो गलत है। ये तो एक बहुत बड़ा पीएच है। ये तो इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ सूत्र याद करना कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। अगर सवाल होता कि 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई तो 4% हानि होती, लेकिन यहां नहीं। सिद्धांत को समझना सूत्रों को रटने से कहीं ज्यादा जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। ये एक बेहतरीन सबक है। अब एक और दिलचस्प सवाल देखते हैं। प्रश्न 33। किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ी,
फिर 20% घटी। क्या कीमत वापस उसी जगह आ गई जहां से शुरू हुई थी? इसका जवाब भी नहीं है, और इसका कारण भी वही है जो हमने अभी-अभी सीखा, आधार का बदलना। क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या होगा? चले सोचती हूँ। मान लीजिए वस्तु की कीमत 100 रुपए थी। 20% बढ़ने के बाद ये हो गई 120 रुपए। अब जो 20% की कमी होगी वो इस नई कीमत यानी 120 रुपए पर होगी, ना कि पुरानी 100 रुपए पर। एग्जैक्टली। और 120 रुपए का 20% होता है 24 रुपए। तो नई कीमत होगी 120 माइनस 24 इक्वल्स टू 96 रुपीज। तो जहां से शुरू किया था उससे भी 4% कम, यानी कुल 4% की हानि। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी सेल में 50% प्लस अतिरिक्त 20% की छूट देखते हैं। इसका मतलब 70% छूट नहीं होता, वो अतिरिक्त 20% घटी हुई कीमत पर मिलता है। सिद्धांत वही है। बिल्कुल ठीक है, एक आखिरी जटिल सवाल देखते हैं। प्रश्न 43, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। सवाल है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया। अगर उसे 40 रुपए और ज्यादा में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये सवाल लाभ और हानि के बीच की दूरी को बहुत अच्छे से दिखाता है। ये असल में एक संख्या रेखा की तरह है। मान लीजिए क्रय मूल्य हमारा 0 बिंदु है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। 10% हानि का मतलब है हम 0 से 10 कदम पीछे हैं, और 10% लाभ का मतलब है हम 0 से 10 कदम आगे हैं। तो -10% से प्लस 10% तक जाने के लिए हमें कुल 20 कदम का सफर तय करना होगा। एकदम सही। तो 10% हानि से 10% लाभ तक का ये पूरा फासला असल में क्रय मूल्य के 20% के बराबर है। और सवाल हमें बताता है कि ये 20% का अंतर 40 रुपए के बराबर है। तो हमारा समीकरण बन गया क्रय मूल्य का 20% बराबर 40 रुपया, यानी 0.20 गुणा क्रय मूल्य बराबर 40। और इसे हल करने पर क्रय मूल्य आता है 200 रुपए। ये सवाल दिखाते हैं कि जटिल दिखने वाली समस्याओं के पीछे का तर्क अक्सर बहुत सरल होता है, अगर हम उन्हें सही तरीके से तोड़कर देखें। तो आज हमारी इस दुकानदारी की चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं वो ये है कि लाभ हानि के सवाल सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच एक बहुत ही तार्किक संबंध पर आधारित है। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि हमेशा ये पूछना चाहिए कि प्रतिशत की गणना किस आधार, किस बेस वैल्यू पर की जा रही है। क्या वो क्रय मूल्य है या अंकित मूल्य? क्योंकि आधार बदलते ही पूरी कहानी बदल जाती है। बिल्कुल। सूत्र मददगार हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे के क्यों को समझना आपको गलतियों से बचाता है और आपको किसी भी तरह के सवाल को हल करने की ताकत देता है। मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। आज हमने अपनी दुकान में हर वस्तु पर होने वाले लाभ या हानि को अलग अलग देखा, लेकिन जब हम एक वास्तविक व्यवसाय की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ खरीदने और बेचने का खर्च नहीं होता है। दुकान का किराया, बिजली का बिल, कर्मचारियों का वेतन जैसे कई और खर्चे भी होते हैं जिन्हें ओवरहेड कॉस्ट्स कहा जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारा हिसाब अभी अधूरा है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर हमारी दुकान में किसी एक वस्तु पर 25% का ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जैसा हमने एक उदाहरण में देखा, तो क्या ये हमारे व्यापार का असली मुनाफा है, या ये असली मुनाफे यानी नेट प्रॉफिट की गणना करने की दिशा में सिर्फ पहला कदम है? ये हमें व्यापार की एक और गहरी परत की ओर ले जाता है, जहां सिर्फ एक वस्तु का नहीं बल्कि पूरे व्यवसाय के स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है।